तो आज इस वीडियो में हम जो हमारा सोशियोलॉजी का थर्ड चैप्टर है वो हम चालू करने वाले हैं, जिसके हम एक्सरसाइज अभी सॉल्व करने वाले हैं। और थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो इस एक्सरसाइज को हम अभी सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये फिलअप्स टाइप है। इसमें ऑप्शन दिए हैं 3 और हमें आंसर ढूंढना है कि सही आंसर कौन सा है। तो पहला जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 ए, जेंडर इज इनेट, जेनेटिक और लर्नड। ठीक है। तो इनेट मतलब इनबॉर्न, जेनेटिक मतलब पेरेंट्स के द्वारा, मतलब बायोलॉजिकल, और लर्नड मतलब सोसाइटी में रह के, मतलब उसने सीखा है। तो जेंडर मतलब क्या है? जेंडर आएगा, इसका आंसर आएगा इनेट, मतलब पैदा होते ही हमें जेंडर मिल जाता है कि हम मेल है, फीमेल है, या फिर कोई भी बोले दूसरा जेंडर भी, ट्रांसजेंडर हुआ, बाइसेक्सुअल हुआ भी। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 ए का जेंडर का क्या आएगा? इनेट आएगा। ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है जेंडर, इसका आएगा इनेट। अब इसको लिख लो। ठीक है। ये वाला आएगा आंसर। ठीक है आपका। और अभी जो दूसरा दिया है सेकंड, सोशल डिस्पेरिटी इनकरेजेस। तो सोशल डिस्पेरिटी की वजह से क्या होता है? यूनिटी होती है, या फिर डिविजिवनेस इनकरेज होता है, या फिर होमोजेनिटी। तो इसका आंसर आएगा डिविजिवनेस। ठीक है। ये जो सेकंड आप देख रहे हो, डिविजिवनेस, ये आएगा। ठीक है आपका आंसर, ये वाला लिख लो आप। और अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 ए का बी है, करेक्ट द इनकरेक्ट पेयर और री राइट इट। तो पहला जो है कन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, इसका राइट है लिंग्विज्म, ये भी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट वन राइट है। सेकंड वन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पे जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, या फिर लड़ाई होती है, या फिर झगड़े, जो भी टेंशन्स होते हैं, उसे हम टेररिज्म नहीं बोलते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? कम्युनलिज्म। ठीक है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इधर देखो, ये सर्च बार में मैं लिख के बताता हूँ, तो आंसर बता देता हूँ आपको। कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन रिलीजन का क्या आएगा? कम्युनलिज्म। ठीक है। ये देखो, स्पेलिंग देख लो आप अच्छे से। ये रहा स्पेलिंग, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन रिलीजन इज़ कम्युनलिज्म। आपको इधर भी स्पेलिंग दिख रही होगी, या हाईलाइट करके, और इधर आपको ऊपर भी दिख रही होगी। तो अभी जो तीसरा है कि कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन कास्ट, तो इसका क्या आएगा? कास्टिज़म। कास्टिज़म राइट है, ये भी राइट है। और अभी जो क्वेश्चन नंबर 4, मतलब बी का 4 है, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन रीजन इज कॉल्ड रीजनलिज्म, ये भी करेक्ट है। ठीक है। तो इसमें खाली रॉन्ग कौन सा था? सेकंड वन, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन रिलीजन। टेररिज्म नहीं आएगा, कम्युनलिज्म आएगा। ठीक है। और अभी जो सी है, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द बॉक्स एंड राइट इट अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट। तो पहला है इट इज़ एन अचीव्ड स्टेटस, तो इसका क्या आंसर आएगा? क्लास। ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? क्लास। ये देखो, क्लास आएगा इसका आंसर। ठीक है। अब लिख लो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इट इज़ एन अचीव्ड स्टेटस, इसका आएगा क्लास आएगा। ठीक है। और अभी जो सेकंड दिया है, प्रमोट्स हेल्दियर रिलेशनशिप्स, तो इसका क्या आएगा? प्रमोट्स हेल्दियर रिलेशनशिप्स। टोटलिटेरियनिज्म आएगा, या फिर ईगलिटेरियनिज्म आएगा? तो इसका आएगा ईगलिटेरियनिज्म। ठीक है। ये वाला आएगा, आप लिख दो इसका आंसर, ये वाला, ईगलिटेरियनिज्म। ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अभी जो क्वेश्चन नंबर डी है, 1 का डी, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो पहला जो दिया है, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन कास्ट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म, तो ये रॉन्ग है। इस कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन कास्ट क्या होता है? कास्टिज्म। ये देखो, हमने देखा था इधर, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन कास्ट इज कास्टिज्म। ये देखो, आप इधर देख रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन कास्ट इज कॉल्ड कास्टिज्म, ये राइट देखा था। तो मतलब इधर इधर दिया है कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन कास्ट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म, ये नहीं आएगा, कास्टिज्म आएगा। स्पेलिंग देखना है तो आप इधर देख लो, ये रहा कास्टिज्म का स्पेलिंग, या फिर मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। ठीक है। ये देखो, लिख के बता देता हूँ आपको मैं। ये देखो, कास्टिज्म का स्पेलिंग ये रहा, देखो आपको मिल गया ये स्पेलिंग कास्टिज्म का। और अभी जो सेकंड दिया है, सर्वधर्म संभव डिनोट्स द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ
क्या आएगा इसका, यूनिटी अमिडस्ट डाइवर्सिटी आएगा या फिर कुछ दूसरा आएगा। तो ये रॉन्ग है। सर्वधर्म संभव डिनोट्स इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी अमिडस्ट डाइवर्सिटी। तो इसका क्या आएगा, सेकुलरिज्म। ठीक है, इसका क्या आएगा, सेकुलरिज्म। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, सेक्युलरिज्म। ये रहा, आपको मिल गया ये सेकुलरिज्म का स्पेलिंग, आप लिख दो अच्छे से इसको। और ये देखो इधर हाईलाइट करके ये भी मिल गया आपको, ये वाला। ठीक है, तो चलो इतना हो गया आपका। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट्स जेंडर डाइवर्सिटी। तो इसके लिए आपको सीधा आप पेज नंबर 48 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वन है जेंडर डाइवर्सिटी, उसके लिए आपको सीधा पेज नंबर 48 पे जाना है। ठीक है, तो ये देखो हम पेज नंबर 48 पे आ गए अभी, ये रहा। तो इसमें जेंडर डाइवर्सिटी दिया है, इसको आपके थोड़ा आप पढ़ लो, समझ लो इसमें क्या दिया है, उस हिसाब से आप इसका कम से कम 6-7 लाइन में आप लिख दो जेंडर डाइवर्सिटी का, कि जेंडर डाइवर्सिटी क्या रहता है। जैसे कि इसमें क्या रहता है कि जेंडर डाइवर्सिटी मतलब इसमें एलजीबीटी भी आ जाते हैं, मतलब लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। मतलब इसमें खाली बाइनरी नहीं रहते, बाइनरी मतलब मेल और फीमेल, इसमें दो दो से ज़्यादा, मतलब जिसमें एलजीबीटी भी आ जाते हैं, तो वो आएगा। आपको थोड़ा उसके बारे में पता है कि जेंडर डाइवर्सिटी क्या होता है। इज लिंक टू द नोशन ऑफ जेंडर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट construct which in turn is related to the expressions such as gender binary, gender expression, sexuality and sexual orientation. So gender includes diversities that go beyond binaries of female, male, feminine, masculine, his or her. तो ये सब आपको लिखना है, और बस आपका ये आंसर होगा इतना। और अभी जो आप ये जो दूसरा दिया इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये आपको अभी कि ये थोड़ा ओन वर्ड्स में भी लिख बोल सकते हैं कि लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी का उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका तो हम ये बोल सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वजह से मतलब एक लोगों में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बढ़ता है, कोऑपरेशन बनता है, टीम वर्क उनमें बढ़ता है, क्योंकि इतना डाइवर्स हो के भी उनमें यूनिटी है। तो वो उसके रीज़न मतलब क्या है या फिर उसके बेनिफिट्स क्या है, वो हमें इधर एडवांटेजेस लिखने हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आपको लिख देना है। ये अलग अलग कल्चर रहते हो तो हमें वो भी सीखने को मिलता है कि उस दूसरे कल्चर में क्या है वो, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना हम सीखते हैं। ठीक है, वो सब आपको लिख देना है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। ठीक, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, रीजनलिज्म एंड लिंग्विज्म डिफरेंसेस। तो रीजनलिज्म मतलब रीजन के बेसिस पे जो होता है बोले वो डिस्क्रिमिनेशन, तो उसे हम रीजनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें बता देता हूँ मैं आपको रीजनलिज्म। आपको ये पेज नंबर इधर मिलेगा आपको इसका, रीजनलिज्म। ये देखो पेज नंबर 54। रीजनलिज्म रिफर्स टू लॉयल्टी टू वंस ओन स्टेट और रीजन बिफोर वंस नेशन। ठीक है, मतलब देश से पहले जो अपने स्टेट के लिए या फिर अपने रीजन के लिए अगर लड़ता है, या फिर उसके लिए ज़्यादा फीलिंग है, कंट्री से ज़्यादा अपने रीजन के लिए फीलिंग है, तो उसे हम रीजनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक कंट्री के लिए नेशनल थ्रेट है, मतलब खतरा है मतलब देश के लिए। अगर ऐसी ज़्यादा फीलिंग बढ़ जाए तो उससे सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज लोगों में ज़्यादा आ जाती है, और वो अलग देश की मांग भी कर सकते हो। ठीक है, उनको मतलब ऐसा, तो वो थोड़ा ये अलग हो गया। लेकिन इधर डिफरेंसेस बताना है कि रीजनलिज्म क्या होता है और लिंग्विज्म में क्या फ़र्क है, दोनों के बीच में क्या क्या फ़र्क है। और क्योंकि रीजनलिज्म एमर्जेस ड्यू टू द डिज़ायर ऑफ पीपल स्पीकिंग वन लैंग्वेज टू हैव वन स्टेट। ठीक है, वो सब रीजनलिज्म का आ गया। और अभी लिंग्विज्म क्या है, ये देखो इधर ही ये इस पेज नंबर में बाजू में मिल गया आपको। लिंग्विज्म हैज़ इट्स ओरिजिन इन द लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट्स एंड द लिंग्विस्टिक। जैसे कि आप देखो इंडिया में हर स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा गया है। मतलब जैसे कि हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को लैंग्वेज के ऊपर बांटा गया है, जैसे कि मराठी। गुजरात को गुजराती की लैंग्वेज, ऐसा मतलब वो लैंग्वेज के ऊपर बांटा गया है। और फिर साउथ मतलब जैसे कर्नाटक, तो कर्नाटक को किसके ऊपर बांटा गया है कि जैसे कि उधर हो गई मलयालम लैंग्वेज, तो उसके बेसिस पे। वैसे तमिलनाडु को तमिल की लैंग्वेज, तो ये सब मतलब बेसिस उसके बेसिस पे बांटा गया। तो इसमें ये डिफरेंस क्या है रीजनलिज्म और रीजनलिज्म मतलब स्टेट के ऊपर, लिंग्विज्म मतलब लैंग्वेज के मतलब उस रिलेटेड। तो इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। और अभी जो दूसरा है कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म।
तो कास्टिज़्म मतलब कास्ट के बेसिस पे या कास्ट से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं या उससे रिलेटेड जो भी मतलब है वो हमें लिखना है। और कम्युनलिज्म मतलब रिलीजन से रिलेटेड। तो कास्टिज़्म और कम्युनलिज्म आप अच्छे से पढ़ लो, उसमें क्या डिफरेंस है आप वो अपने हिसाब से समझने के बाद आप लिखो। मैं बता देता हूँ आपको कास्टिज़्म और कम्युनलिज्म का किधर मिलेगा। तो ये देखो, कास्टिज़्म आपको इधर मिल गया। कास्टिज़्म रिफर्स टू लॉयल्टी टू वंस ओन कास्ट बिफोर लॉयल्टी टू नेशन। मतलब नेशन से पहले अपने जो कास्ट के लिए जो मतलब लोग काम करते हैं या फिर लड़ते हैं या जो भी मतलब वो आएगा कास्टिज़्म में। कास्ट एज आर सो स्ट्रॉन्ग डेट पीपल आर इंक्लाइन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कास्ट बिफोर द नेशन। मतलब ये बताएगी कि ये कास्ट का जो मतलब उस फीलिंग या फिर जो भी उसके प्रति रहता है उससे मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से एकदम मतलब बाउंडेड रहते हैं कि लोग कास्ट के बारे में पहले सोचेंगे ना कि पहला देश के बारे में। ठीक है, वो सब ये बताया गया। और कम्युनिज्म मतलब रिलीजन की तरफ लॉयल्टी, मतलब अगर हिंदू है तो अपने रिलीजन के लिए लॉयल रहेगा, मतलब हिंदुज़म के लिए। और दूसरे जो भी धर्म रहेंगे, रिलीजन रहेगा, उनको सेकंड प्रेफरेंस देगा या फिर जो कंट्री है उसको सेकंड प्रेफरेंस देगा। और अगर मुस्लिम है तो वो अपने रिलीजन की तरफ ही ज़्यादा मतलब एकदम प्रोएक्टिव या फिर काम करेगा, मतलब जो भी। ठीक है, तो वो आपको इसके बीच में डिफरेंस बताना है और आपको उस हिसाब से लिख देना है, और कुछ नहीं है बस। और दूसरा जो दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, विद एग्जांपल्स। तो हेट्रोनॉर्मेटिविटी क्या होता है, तो ये इस चैप्टर में वैसे आपको हेट्रोनॉर्मेटिविटी के बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपको मिलेगा नहीं। तो ये इसका आंसर आपको थोड़ा 6 चैप्टर में मिल जाएगा हेट्रोनॉर्मेटिविटी का। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन से पेज नंबर पे है। तो आपको खाली क्या करना है कि अगर आपके पास PDF है तो इस तरह से ही आप हेटेरोनॉर्मेटिविटी इधर टाइप कर दो। हेटेरोनॉर्मेटिविटी, ये देखो हेटेरोनॉर्मेटिविटी आपने टाइप कर दिया तो आपको मिल गया कि हेटेरोनॉर्मेटिविटी रिफर्स, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ इधर बॉक्स करके, ये देखो ये आपको मिल गया इधर। ठीक है, देखो आप देख रहे हो ना इधर, तो ये देखो मिल गया आपको। ये बॉक्स आपको अच्छे से पूरा लिख देना है, ये वाला। तो ये रहा आपका आंसर, मिल गया आपको। Heteronormativity refers to the social expectation that human behavior must necessarily fit into a gender binary, मतलब मेल और फीमेल के बेसिस पे। और heteronormative is a social construct that is often linked to heterosexism, that the assumption that heterosexuality is the norm। ठीक है, ये आपको सब इधर वही। और इसके बाद में एग्जांपल आपको एक बता देना है कि इसका एग्जांपल क्या है। तो उस हिसाब से आपको, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बाइनरी डेट मेल एंड फीमेल, ठीक है, वो आपको लिख देना है और आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी ये जो कम्युनलिज्म दिया है, तो कम्युनलिज्म के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको लिखना है और उसका एग्जांपल एक देना है और आपको आपका आंसर हो जाएगा। तो कम्युनलिज्म के लिए आपको क्या करना है कि पेज नंबर जो हमने लिया था, पेज नंबर 53, इधर ही आ जाना है कि कम्युनलिज्म रिफर्स टू लॉयल्टी टू वंस ओन रिलीजन बिफोर द नेशन। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर सो मैनी रिलीजन्स को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। और इधर थोड़ा जो भी अलग अलग रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में उसका एग्जांपल देना है और फिर बाद में आपको एग्जांपल बता देना है। ठीक है, उस हिसाब से ये हो गया आपका। और अभी जो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। तो क्या दिया है, ऑब्स्टिकल्स टू नेशनल यूनिटी। तो इसमें क्या क्या आएगा, कम्युनलिज्म आएगा, ठीक है, कास्टिज्म आएगा, ये हो गया, 2 हो गए हमारे। लिंग्विज्म आएगा, 3rd हो गया। रीजनलिज्म हो गया, 4, 4 हो गए। तो चारों हमारे हो गए। मैं आपको एक बार लिख के भी बता देता हूँ नहीं तो, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रहे। तो देखो इधर मैं ऊपर लिख के बता देता हूँ। ये इसका आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 5 है का, ऑब्स्टेकल्स टू नेशनल यूनिटी। ठीक है, तो कम्युनलिज्म, ये हो गया कम्युनलिज्म। सेकंड कास्टिज्म, कास्टिज्म हो गया। थर्ड, थर्ड क्या आएगा, रीजनलिज्म, रीजनलिज्म हो गया। फोर्थ क्या है आपका, कास्टिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, लिंग्विज्म। ठीक है, लिंग्विज्म आप लिख दो।
लिंग्विज़म, ठीक है। ये चारों आपके हो गए, आप देख लो। लिंग्विज़म हो गया, रीजनलिज़म हो गया, कास्टिज़म हो गया, कम्युनलिज़म हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया आपका आंसर। और अभी जो दूसरा दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का बी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें क्या दिया है, इकोनॉमिक इक्वलिटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन सोसाइटी। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी रहेगी अगर सोसाइटी में, तो उसकी वजह से क्या है, डिवीजन बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, टेंशन्स हो गए। क्योंकि अगर अगर कोई इंसान अमीर है, कोई गरीब है, तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होगा सोसाइटी में, क्लास डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो वो सब आपको रीज़न बता देना है, और आपको बताना है कि इसका आंसर ये जो इकोनॉमिक इक्वलिटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन सोसाइटी, इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स, ठीक है। और सेकंड जो दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस प्रोवाइड होप टू वीकर सेक्शंस इन इंडियन सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस प्रोवाइड हेल्प और होप टू वीकर सेक्शंस इन इंडियन सोसाइटी। ट्रू, इसका क्या आएगा आंसर, ट्रू आएगा, ठीक है। आप लिख दो TRUE, ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे कि अगर कोई ST से है, या फिर शेड्यूल ट्राइब है, या फिर शेड्यूल कास्ट है, SC है, तो उनको जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। जैसे आप मैं बता देता हूँ आपको किधर, कि देखो प्रोविजंस कैसा कि आपने देखा होगा इधर, ये देखो, कास्ट एंड रिजर्वेशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारी पार्लियामेंट ने अलग अलग इनके लिए प्रोविजंस और लीगल प्रोविजंस बना है। तो इनको एक होप, मतलब इनको एक मदद मिलती है। जैसे कि अगर कोई जॉब से, तो इनके लिए उधर रिजर्व सीट्स रहती है, या फिर कुछ इलेक्शंस में इन लोग लड़ते हैं, तो उनके लिए अलग से रिजर्व रहते हैं। तो इनको ये होप रहता है कि इनका एक थोड़ा बेटरमेंट होगा, क्योंकि इनके लिए पहले से रिजर्व्ड है। तो अगर इनमें जाएंगे तो इनको पहला इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। ये सब दिया है। जैसे देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फिक्स 15% रिजर्वेशन फॉर SCs, 7.5% फॉर STs एंड 27% फॉर OBCs। ये देखो, इस तरह से रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको देती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो ये आपको रीज़न बता देना है कि क्यों, मतलब कैसे इनको हेल्प हो गई, या फिर प्रोवाइड होप टू द वीकर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। वो आपको इसका रीज़न दे देना है। तो पहले का आएगा फॉल्स, सेकंड का आएगा ट्रू। हो गया आपका आंसर ये भी। और अभी जो दिया है क्वेश्चन नंबर 6, ये पूरा अपने आपके ओन बेसिस पे आपको लिखना है, आपके ओपिनियन में। क्योंकि इधर आपको इधर पर्सनल रिस्पॉन्स, आपके चैप्टर में से कुछ रिलेशन नहीं है इसका, आपको जो समझा है या फिर ये जो लिखा है क्वेश्चन, इसका मतलब क्या रहता है, उसके बेसिस पे आपको लिख देना है। तो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि क्या है, कि जैसे कि हाउ कैन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स फोस्टर नेशनल इंटीग्रेशन। तो जैसे कि अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है स्पोर्ट्स में, तो वो कैसे नेशनल इंटीग्रेशन की ऐसे फीलिंग, मतलब अगर प्रमोट करेगा। जैसे कि अभी कोई, तो इसका आंसर आपको क्या है कि यस, हाँ आंसर यस आएगा इसका। और मतलब क्या बोल सकते हो कि कैसे, कि अगर जैसे कोई इंडिविजुअल है, वो अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक नहीं, सॉरी, सोशली वो डेवलप होता है, मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, इमोशनली डेवलप होता है, और फिजिकली। तो ये सब लेवल पे उसका डेवलपमेंट होता है। तो एक और उसमें डिसिप्लिन आता है। तो वो मतलब उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, और वो एक अच्छा इंसान बनता है। स्पोर्ट्स से ये बेनिफिट रहता है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, मतलब वो होगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से लिख देना है। और सेकंड है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म्स इन इंडियन स्कूल्स विद रिगार्ड टू द वैल्यू ऑफ यूनिटी। तो स्कूल यूनिफॉर्म्स का क्या रोल है, मतलब अगर इंडियन स्कूल में, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म है, स्कूल यूनिफॉर्म मतलब सबको एक जैसी यूनिफॉर्म रहती है। तो वो कैसे यूनिटी को प्रमोट या फिर वैल्यू ऑफ यूनिटी को दर्शाता है। तो मतलब ऐसा, कि जैसे कि देखो, अभी अपने स्कूल में देखा होगा कि सबको एक जैसे, आपके भी रहेगी स्कूल की यूनिफॉर्म, तो वो सबके एक जैसी रहती है। तो उससे क्या आपको कुछ अलग फीलिंग आती है, मतलब
कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जैसा फील होता है कि हाँ मतलब वो उसका थोड़ा अलग है यूनिफॉर्म या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सबका सेम है तो आप सब एक साथ रहते हो, एक साथ मतलब बात करते हो या जो भी मतलब, तो उससे क्या है यूनिटी प्रमोट हो रही है, कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है आप में, मतलब डिफरेंसेस नहीं है। और अगर ऐसा होता कि आपके कॉलेज में अगर सिविल यूनिफॉर्म मतलब क्या बोलते हैं कि कुछ यूनिफॉर्म ही नहीं रहता, कोई अच्छे से जो अगर पैसे वाला बच्चा रहता वो एकदम महंगे महंगे कपड़ा पहन के आता, और अगर जिसके पास नहीं है कोई स्टूडेंट के पास पैसे, तो वो एकदम नॉर्मल से ड्रेसेस पहन के आता, तो उसको थोड़ा इन्फीरियरिटी या फिर ऐसा कुछ फीलिंग होता। तो उसमें उससे क्या है डिस्क्रिमिनेशन जैसा लग रहा है कि वो उससे बाद में बात मतलब अच्छे से नहीं करूँ, क्योंकि उसको लगे वो तो मेरे से बात नहीं करेगा। तो इससे क्या थोड़ा डिविजिवनेस प्रो होता है, मतलब एनकरेज या फिर वो ऐसा फीलिंग आती है। तो इससे मतलब हमें बताना ये यूनिटी से कैसे रिलेटेड है स्कूल यूनिफॉर्म्स इन इंडियन स्कूल्स, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, ये आपको ये भी आपके थोड़े अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपने लगना है कि आपके हिसाब से यूनिटी मतलब क्या रहता है, और डिस्कस एनी 3 फैक्टर्स विच हिंडर यूनिटी। तो कौन से 3 फैक्टर है जिनकी वजह से यूनिटी मतलब अफेक्ट हो सकती है, जैसे कि रीजनलिज्म हुआ, नहीं सर हाँ वो भी हो सकता है, और लिंग्विज़म हुआ, कास्टिज़म हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कम्युनलिज्म हुआ है। ये सब जो नेशनल इंटीग्रेशन सॉरी नेशनल यूनिटी को थ्रेड है, वही हमारे इसमें आएगा, यूनिटी को भी थ्रेड। जैसे कि इधर डिस्कस एनी 3 फैक्टर्स विच हिंडर यूनिटी, तो इसमें आप वही लिख सकते हैं, कम्युनलिज्म लिख सकते हैं, लिंग्विज्म लिख सकते हैं, और रीजनलिज्म लिख सकते हो, ठीक है, कौन सा या कास्टिज्म भी लिख सकते हो, कौन सा भी 3 फैक्टर पिक चाहे आप कौन सा भी 3 लिख लो। और डिस्क्राइब 2 वेज इन विच ट्राइबल एंड अर्बन पीपल कैन बेनिफिट ईच अदर टू प्रमोट यूनिटी। तो कैसे मतलब अर्बन जो सिटीज़ में रहते हैं और जो ट्राइबल पीपल है वो एक दूसरे को बेनिफिट कर सकते हैं, ताकि उससे यूनिटी कंट्री में हो, मतलब ये उन दोनों के बीच में यूनिटी हो, तो वो आपको बता देना है। और ये आपको सब एग्जांपल के थ्रू बता देना है, ठीक है, बस ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो बाद में कमेंट करके मतलब। और अगर आपको ऐसा चाहिए रहेगा कि सोशियोलॉजी में कौन से चैप्टर जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस 25%, तो उसमें कौन से चैप्टर का आप कोई भी टॉपिक या फिर किधर से किधर तक मतलब डिलीटेड है पोर्शन, तो आपको अगर जानना है तो आप बता दो कि तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपके क्लासमेट्स के जो भी दोस्त हैं आप आपके उनको भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी मालूम पड़ जाए कि आंसर क्या है।